हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडियो क्लासेस। जैसा आपको पता है मेरा नाम अरुण सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा हम लोगों ने इसके पहले हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन तो कर लिया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो हमें करना है अभी भी। लेकिन मैं सोच रहा था कि उसके क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको कुछ आइडिया दे दिया जाए केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि इसके लास्ट वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हेलो एल्केन्स का, हेलो एरेन्स का कर लिया था। जो भी है एक ब्रीफ में हमने किया हुआ है, बट अभी हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आप जब जीओसी पार्ट 2 करते हो तो वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाया जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूज है। तो जो आप देखोगे आपको खुद ही समझ में आएगा। अगर जीओसी पार्ट 2 आपने किया होगा तो, नहीं किया होगा तो मैं जीओसी पार्ट 2 के ऊपर एक लेक्चर दे दूंगा आपको, चाहे लाइव लेक्चर ले लेना या आप रिकॉर्डेड देख लेना, वहाँ पे दोनों रहेगा आपके पास। तो चलो देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में क्या आता है हेलो एल्केन्स में, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि यहाँ पे है। दूसरा क्या आता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। ये देखने में आपके पास दिखेगा कि यहाँ पे 3 ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके काफ़ी सारे सब पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है SN1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आएगा? SN1 रिएक्शन आएगा। और फिर दूसरा क्या आएगा? SN2 रिएक्शन आएगा अगर आप देखेंगे तो। एंड तीसरा जो होता है वो क्या होता है? एक SNI रिएक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसी में आता है एक वाल्डन इन्वर्जन करके। कौन सा? वाल्डन इन्वर्जन। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो एक एक एग्जांपल हर एक के ऊपर देखने वाले हैं। क्या आता है? वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। तो देखो, सबसे पहले क्या हम देखेंगे इसमें? SN1 रिएक्शन, देन SN2 रिएक्शन, देन SNI। SNI का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों वाल्डन इन्वर्जन रिएक्शन। जो ये सारे रिएक्शंस के जो टाइप्स है ना, हमें किस में करना होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो शायद आपने पहले भी किया है तो आपको पता होगा। एंड देन हम यहाँ पे करने वाले हैं सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन। गेस करो एलिमिनेशन में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बीटा एलिमिनेशन, या इसको कुछ लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके कंडीशंस क्या है? दैट ऑल आई विल गिव टू यू हियर। तो एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर इन जनरल अगर देखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सॉरी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखेंगे, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में जब हेलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन मीन्स व्हाट? चाहे वहाँ पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इवन फ्लोरीन क्यों हो, अगर यहाँ पे निकल रहे हैं, डी वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स में, जिससे कि हमें समझ में आया कि वहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इसी का नाम है। किसका? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन जब रिएक्शन आप पढ़ते हो तो उसमें 2 नेम आते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा। एक आता है सेटजेफ का, जिसे हम सेटजेफ रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम जेट सेफ से भी बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। और दूसरा होता है हॉफमैन। हॉफमैन, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक सेटजेफ जो मेजर होता है नॉर्मली, हॉफमैन क्या होता है? माइनर होता है, जिसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक कि एलिमिनेशन के भी टाइप्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें एक आता है E1, दूसरा आता है बच्चों E2, और जो तीसरा है आपके पास, इसे बोलते हैं E1CB। यहाँ पे भी हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। E1CB रिएक्शन, जिसे हम
एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन भी कहते हैं, E1 CV को। E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसके बारे में देखेंगे। अब जो थर्ड है, आप देखो यहाँ पे, ये जो थर्ड है ये क्या है हमारा, रिएक्शन विथ मेटल है। तो अगर रिएक्शन विथ मेटल में देखेंगे तो इसमें भी कई सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलेंगे? एक्चुअली इस रिएक्शन विथ मेटल, यानी जब भी अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं इसमें। तो होता क्या कि इसमें आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड का, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं और फिर देन उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्ड्स का, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे फ्रैंकलैंड का पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा किसके बारे में, अगर आपने देखा होगा कोरे हाउस का तो भी देख सकते हो, कोरे हाउस रिएक्शन, ये भी रिएक्शन विथ मेटल ही है। फिर इसके बाद अगर आपने पढ़ा होगा फ्रैंकलैंड के बाद तो यहाँ पे वर्ड हो गया एक फीटिक आता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही कई सारे रिएक्शन हैं जो रिएक्शन विथ मेटल होता है, इसके साथ रिएक्शन विथ मेटल। तो घबराइए नहीं, यहाँ पे हम वन करके हर एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखो एक बात बच्चों जान लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम करते हैं यहाँ पर होता क्या है कि यानी कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कैसे और कहाँ से? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तभी सब्स्टिट्यूट होगा जब वहाँ पे कोई बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, अल्काइल हैलाइड से जो वहाँ से आसानी से निकल जाए तभी वहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या और किस किस में होता है, अभी तो यहाँ पे मैंने बताया। जैसे सपोज कर ले कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके पास है कोई चेयर है, क्या है, चेयर है, और इस पर आप क्या है बैठ के रखे हो, यानी बैठे हुए हो। अब कोई आएगा, कोई एक्स पर्सन आ रहा है और इस चेयर पे बैठना चाहता है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से उठाएगा। अगर ये यहाँ से आपको उठा रहा है तो तभी तो जाके बैठेगा। तो इसके लिए एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन के साथ आना चाहेगा, जिससे कि वाई पर्सन क्या करे, इस सी को यहाँ से रिमूव करे और एक्स वहाँ पे क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो। तो वाई पर्सन जो होता है, याद रखना, ये इसमें जो सी है उसको रिमूव कर रहा है। रिमूव कर रहा है मतलब क्या, हटाएगा तभी वहाँ पे अटैच्ड होगा। और इसी टर्म्स को हमें यहाँ पे देखना है कैसे, ठीक है। तो देखो कुछ कंडीशंस हैं आपको जो जानना होगा, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट अगर करते हैं SN1 एंड SN2 को, ठीक है। तो SN1 SN2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमें जानना होगा। वो टर्म्स क्या है, जैसे टर्म्स क्या है कि आप ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखो इसके बारे में बहुत सारे, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, जो मैं एक्सप्लेन तो करूँगा, इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दे दूंगा जो आपको लिखना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में आपको जानना होगा। लेकिन इससे पहले ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होता है, किस में होता है, जब डेक्स्ट्रो लिवो होता है तो वहाँ पे होना चाहिए। तो जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर, क्या पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो आपने पढ़ा होगा स्टीरियो आइसोमर के बारे में। पहली बात तो क्या है, आइसोमर क्या है, इसके बारे में जान लो। आइसोमर का मतलब होता है कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula। क्या है कि कोई भी कंपाउंड्स हो, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। एक्चुअली फार्मूला में लास्ट में ई भी आता है, बट इन जनरल कोई लिखता नहीं है, मुझे फार्मूली ही बोल सकते हैं, तो है वो फार्मूला। तो आइसोमर का डेफिनेशन समझ में क्या है कि मतलब कि आपके पास कोई कंपाउंड्स है,
उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, सेम ही हो, लेकिन स्ट्रक्चर जब देखो तो वो डिफरेंट होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि मान लो आपके पास 10 बुके है और कोई बोल दे कुछ 10 बुके को आपको डिफरेंट अरेंजमेंट में शो करना है, तो वो जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आइसोमर होता है ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आइसोमर कौन कौन से टाइप्स के हैं, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आता है सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर, और दूसरा जो आता है बच्चों क्या आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। हर एक के बारे में मैं इन शॉर्ट बताऊंगा और आपको इतना अच्छे से बताऊंगा जिससे कि कभी भी क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड आप कैच कर सको। जो स्टीरियो आइसोमर होता है ये वैसे अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के हैं, एक जो है ज्योमेट्रिकल है और दूसरा जो होता है बच्चों ऑप्टिकल होता है। कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो ज्योमेट्रिकल है अगर इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आता है एक्सिस और ट्रांस आता है। दूसरा जो होता है इसमें अगर आप देखोगे तो जेड एंड ई आता है। तीसरा अगर आप देखते हो यहाँ पर इसकी जेड एंड ई के बाद यहाँ पे आएगा सिन एंड एन टी आएगा। एंड जो लास्ट है आपने नाम सुना होगा, इसमें एरिथ्रियो आएगा एंड थ्रियो आता है। क्या आता है, एरिथ्रियो, अरे यार, एंड थ्रियो आता है। तो ये जो पार्ट है किसका, ज्योमेट्रिकल का, जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ऑप्टिकल में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल में भी आपको क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रो मिलेगा एंड लीवो मिलेगा। एक्चुअली डेक्स्ट्रो लीवो जो कैपिटल डी कैपिटल एल है एक तरीके से कन्फिगरेशनल आइसोमर को शो करता है। हम जब डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन की बात करेंगे तो हाँ स्मॉल डी और स्मॉल एल होना चाहिए, बट आप समझ के चलो। दूसरा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आर एंड एस कन्फिगरेशन देखना है जिसको हम रेक्टस एंड सिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आप जब यहाँ पे जेड एंड ई करते हो या यहाँ पे आर एंड एस करते हो तो यहाँ पे CIP रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। CIP रूल आप ढूंढ लेना, CIP रूल क्या है, नहीं तो मैं दे दूंगा, आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में गेस करो क्या क्या आना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बच्चों चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। सेकेंड जो होता है शायद आपने पढ़ा होगा पोजीशन आइसोमर आएगा, पोजीशन आइसोमर। एंड थर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एंड जो नेक्स्ट है शायद आपने पढ़ा होगा मेटामर आइसोमर। एंड देन रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन। दिस इज द टाइप्स किसके, आइसोमर के, जो आपको सीखने हैं, जो आपको सीखने हैं। अभी हमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो क्या है, ऑप्टिकल है, जो हम इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कंडीशन जिससे कि SN1 SN2 आप अच्छे से कर सको और उसमें डिफ्रेंशिएट कर सको। ऑप्टिकल भी बताऊँगा, बहुत ईजी वे में बताऊँगा जिससे आप उसको भी समझ सको। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख लिया। चलो देखो, अब अगर हम बात यहाँ पे करते हैं किसकी, SN1 की, तो SN1 के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो समझ लो SN1 का फुल नेम क्या होता है। SN1 का फुल नेम होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों पड़ा है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो RDS स्टेप्स होता है जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स बोलते हैं, रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, हेंस वी से हियर द
SN1। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यानी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो उसे हम SN2 बोलते हैं। मतलब क्या है कि SN1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी 1 जो होता है, यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर हम देखें इसका 1 है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर इसकी रेट डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। तो ये जो कंडीशन है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंडीशन पहला क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। कुछ टर्म जानने हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ किसका आपको देखना है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या क्या है, कौन सा है भाई, हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब इसके अगर ऑर्डर आपको देखने को मिले तो कैसे आप गेस कर पाओगे। तो देखो एक बात जान लो, ऐसा अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड जो आसानी से कार्बोकैटायन फॉर्म करता हो वो SN1 में बहुत ही फास्ट जाएगा, बहुत ही फास्ट। तो ऐसा कौन सा है जिसमें हम देखें, देखो आप समझ के चलो, ये जो फिनाइल ग्रुप है बेंजीन का ही डिराइव होता है या डेरिवेटिव्स होता है बोल सकते हो, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और इसके साथ कोई कार्बन, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, कनेक्ट है सपोज करो। तो ये कितनी बार है, 3 टाइम्स, और यहाँ पे ऐसे है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइफिनाइल। यानी पहले तो हम क्या बोलेंगे, हेलो, देन ट्राइफिनाइल मीथेन। हेलो में क्या है, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो हेलो ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स ले लो यही फिनाइल, अब सोचोगे क्यों होती है भाई, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, इस वजह से, क्योंकि हैलोजन निकलेगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है। इस वजह से जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर यहाँ पे अगर आप क्या लेते हो, PH2 लेते हो, और फिर इसके साथ एक जगह पे क्या लेते हो, CH3 ले लो भाई, आपको समझ में, एंड देन X ले लो, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। एंड देन अगर आप फिर से अगर देखो, PH2 ही होना चाहिए, याद रखना, लेकिन यहाँ पे C के साथ X है, बट ओनली द डिफरेंस इज हियर कि यहाँ पे H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे H है, यही है डिफरेंस। ये 3 डिग्री है क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप का कार्बन है और एक मिथाइल का कार्बन, लेकिन ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज है। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ जैसे कर लो PH है, एंड देन आप क्या करो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लो और यहाँ पे X ले लो। फिर उसके बाद भी है, अगर देखें तो यहाँ पे आप देखो, आफ्टर दैट क्या आना चाहिए, PH ले लो आप, एंड यहाँ पे CH3 ले लो, एंड देन यहाँ H ले लो, यहाँ पे X ले लो, देखो ये आएगा। एंड देन क्या होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस ले लो, C ले लो, एंड देन X ले लो, एंड देन आपके पास PH ले लो, CH2 को क्या ले लो, X ले लो, एंड देन अब लिखते जाओ, CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे CHX ले लो। जो CH2 का होल ट्वाइस CHX है वो सेकेंडरी है, और ये हमारा बेंजाइल है। बेंजाइल की जो रिएक्टिविटी होती है, बेंजाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो बेंजाइल है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन 9 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड का होता तो उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बेंजाइल से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या है वहाँ पे सिर्फ कितनी बार है, 6 टाइम सिग्मा हाइपर कॉन्जुगेशन है, 6 टाइम। पाई बॉन्ड को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड लोगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 टाइम क्या है वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी है कह सकते हो कंपैरेटिवली इससे कम है, और स्टेबिलिटी जब हाइड्रोजन निकलेगा तो स्टेबिलिटी भी अगर देखोगे तो क्या होगा, कम होगा, इसी वजह से वो है। एंड देन एक और भी है, ऐसा नहीं उतना ही नहीं है, और भी है, आप यहाँ पे ले सकते हो क्या, आफ्टर दैट CH3 CH2X ले सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, CH3X। देखो ये 1 डिग्री है और इसे हम सुपर 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री। कौन सा, ये जो लास्ट वाला है, यू कैन नोट, कभी कभी है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 1 डिग्री इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है कि
कार्बन अनदर वन कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में किया था ना, याद है? तो वैसे ही इसको यहाँ पे, क्योंकि किसी और कार्बन से तो कनेक्ट है नहीं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? सुपर 1 डिग्री। क्या बोल सकते हो? सुपर 1 डिग्री। तो दिस इज योर ऑर्डर किसका है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड बोल सकते हो, क्योंकि दोनों इसमें मिक्सअप है। तो ये नोट कर लो, अगर आपको समझ में आया हो तो नोट कर लो फटाक से। दिखाई दे रहा है सब? फटाफट देखो, मैं इस ऑर्डर को फिर से यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, तो लिख लो। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दूँ कि जैसे पीएच मैंने लिख के रखा था ना, पीएच का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। मतलब ये इस सेकंड 3 टाइम्स लिखा था, मतलब ये 3 टाइम्स से यहाँ पे कार्बन है। अब इसको अगर ओपन में कर दूँ, चलो ओपन ही करके दिखाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पे पीएच मैंने लिखा था कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड देन सी और देन एक्स था, ऐसे था ना? ठीक है, ऐसे था। तो चलो देखते हैं क्या है। तो सी के साथ कितनी बार पीएच है? पीएच का मतलब मैंने बताया बेंजीन रिंग है, तो सी के साथ एक बेंजीन यहाँ लिख दो आप। ठीक, चलो ऐसे लिख देता हूँ, एक बेंजीन यहाँ बना दो, एक बेंजीन यहाँ बना दो, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है? हैलोजन, ऐसे। तो रेजोनेंस में भी होगा, रेजोनेंस में भी होगा, रेजोनेंस में होगा। जो रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की क्या बढ़ रही है, क्योंकि एक तो बल्कि ग्रुप है और रिएक्टिविटी भी है बढ़ा रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर चल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड वीक कर रहा है ना, ये सब बॉन्ड को इसको वीक कर रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि रिएक्टिव है वो। तो जब हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या? कार्बोकैटायन। आगे हम रिएक्शन में यही देखेंगे। तो आपको ऐसे ही देखना है, जहाँ पे पीएच होगा ना, आप बेंजीन बना सकते हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यहाँ जो दूसरा रूल है उसका, वो रूल इन द सेंस कंडीशन, वहाँ पे है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की अगर बात करेंगे तो आपको पता है जो X माइनस है, इसमें अगर देखें तो आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, किससे? ब्रोमाइड से, एंड देन क्लोराइड से। फ्लोराइड को तो हम बहुत रेयर लेते हैं, क्योंकि उतना इन सबसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो बेस्ट लिविंग होता ही नहीं है। ठीक है, और न तो अटैकिंग। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है? आयोडाइड। ये याद रखना, ये SN1 SN2 में सेम ऑर्डर फॉलो करता है। SN1 SN2 में सेम। अभी हम SN1 की कंडीशंस की बात करें तो ये आपको लिखना है। थर्ड क्या है इसमें कि याद रखना कि SN1 जो होता है ये रिएक्ट्स होता है इन किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। कि SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करता है? रिएक्शन होता है इसका, कोई भी हो सॉल्वेंट, बट दैट शुड रिलीज द H+। अगर वो H+ दे रहा है तो SN1 होगा। इसलिए बोला जाता है कि SN1 किस में होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे बोल सकते हो कि क्या है भाई पोलर प्रोटिक? पोलर प्रोटिक का मतलब होता है सॉल्वेंट विच गिव्स प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाम तो सुना ही होगा। प्रोटॉन का मतलब H+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन बचा है, इसलिए इसमें हम उसको बोलते हैं क्या? प्रोटॉन। H+ कोई भी हम प्रोटॉन बोलते हैं, याद रखना। मतलब सॉल्वेंट विच गिव्स प्रोटॉन। ये H+ का रोल क्या होता है? रोल ये होता है कि जब लिविंग ग्रुप निकलता है तो उसको सराउंड कर लेता है, जिससे वो फिर से आके कनेक्ट ना हो पाए। इसलिए बताऊंगा रिएक्शन के ड्यूरेशन में, पहले लिख लो। देखो जो फोर्थ है, एग्जाम्पल भी तो बता दूं पहले आपको। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे वाटर तो है ही, एल्कोहल ले लो भाई, जितने भी एल्कोहल, जो भी एल्कोहल होंगे वो ले लो, जितने भी एल्कोहल हो। सीधा सीधा H+ देना चाहिए अपने को। अगर H+ दे रहा है तो वही हमारा क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। ये थर्ड पॉइंट है। आगे की भी पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आगे देखते हैं। लिखा? चलो आगे देखते हैं। जो फोर्थ है
यहाँ पे कि SN1 जो होता है, याद रखना, होता है कब? एट लो टेम्परेचर पे। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। किस पे होता है? लो टेम्परेचर पे SN1। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि SN1 टेक्स्ट बेस एट व्हाट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, नन ऑफ दैट। तो सिंपल से आपको क्या लो टेम्परेचर चूज करना है। तो ये हमारे है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि जो SN1 है, ठीक है, SN1 does not require स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कभी नहीं कहता कि मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। इस पे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो भी ये प्रोडक्ट दे देगा। सो हियर आई हैव रिटन SN1 डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या? अटैकिंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियस में जाके क्या करता है? अटैक करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। तो अटैक वहाँ करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? याद रखना, SN1 यहाँ पे बोल सकते हो कि SN1 डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कहने का मीनिंग क्या है कि जितना जल्दी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उतना फास्ट, मतलब सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस तरीके से दिखा दो भाई, यहाँ पे प्लस लिख दो, अच्छे से लिख दो, ये प्लस है और यहाँ पे कोई कार्बन होगी। जितना फास्ट कार्बोकेटायन होगा उतना फास्ट किस में जाएगा? SN1 में जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लिख सकते हो इसका रूल? यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल, लिखो या रिएक्टिंग स्पीशीज लिख दो। क्या होता है? रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रेट होगा सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है और दैट्स योर सबस्ट्रेट। तो क्या है? सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट क्या है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है आइदर फ्रॉम फ्रंट और बैक से। तो कब सिचुएशन फ्रंट से बनेगी, कब बैक से बनेगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेट जो होता है डिपेंड्स होता है ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज, दैट्स द सबस्ट्रेट। हेंस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। तो आप क्या लिखोगे? हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अगर आपको दिखाई दे रहा है यही आपको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखो, अगर देखा जाए 8 SN1 जो होता है बच्चों, SN1 टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। इन 2 स्टेप्स में होता है। तो याद रखना, जो फर्स्ट स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप्स नोन एज RDS स्टेप्स। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स नोन एज RDS स्टेप, RDS बोल सकते हो, दैट्स द स्लोएस्ट स्टेप्स। जो क्या है? स्लो स्टेप्स है, जो स्लो होता है। एंड सेकेंड क्या होता है? जो सेकेंड स्टेप होता है
इज दी फास्ट स्टेप्स होता है, और फास्ट से हो जाता है, तो इसमें आपको देखना नहीं। जो स्लो स्टेप्स होता है ना उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि in SN1 at which steps rate of reaction depends, तो which is the slowest step, that is known as the earliest steps, and that steps only the rate of reaction डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको। नोट कर लिया है? ठीक है, अच्छे से नोट कर लो बराबर। इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो है कि SN1 अलाउ करता है क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, अलाउज रीअरेंजमेंट मतलब SN1 में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। अगर कोई पूछे SN2 में होता है क्या? नहीं, SN1 में क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन हैपेंस इन SN1 रिएक्शन, आप ये भी लिख सकते हो। एक लास्ट दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ऐसे मेमोराइज भी करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे SN1 में अगर देखा जाए, यूजुअली आप देखोगे एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि SN1 में ये क्या करता है? 3 प्रोडक्ट देता है। कौन कौन सा भाई? 3 प्रोडक्ट्स। SN1 गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। अब गेस करो क्या होता है? एक तो जो सामने से अटैक करेगा वो, जिसे हम रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं, एक जो बैक साइड से अटैक करेगा वो, जिसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। अब मान लो अगर दोनों में साथ में अटैकिंग हो रही तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशमिक। तो क्या बनेगा? रेशमिक बनेगा। तो इसके 3 प्रोडक्ट देने के चांसेस है। पहला, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिटेंशन है। दूसरा, जिसे आप क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। एंड जो थर्ड है, दैट्स योर क्या होता है? रेशमिक मिक्सर। आई गारंटी कि अगर आप जितने भी मैंने 10 स्टेप्स दिए हैं अगर याद रख लेते हैं तो आपको SN1 में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी डाउट एंड फुल नहीं रहोगे आप, और आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी उठाइए, वीडियो को पॉज करिए, और जितने भी मैंने कंडीशन लिखाए हैं उन सब को लिखिए और 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, तो अगर ये 10 कंडीशन आपके पास है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो होता क्या है कि अब SN2 की बात आएगी तो SN2 में भी ऐसे ही कंडीशन होगा। कुछ ऐसे कंडीशन है जो उसमें सिमिलर है, कुछ ऐसे जो उसके अपोजिट है, तो उसके भी कंडीशन आप लिख सकते हो। बट याद रखो कुछ चीज़ें हैं जो उसका अपोजिट होगा, मैं लिख दूंगा, दैट विल बी अपोजिट ऑफ द SN1। जैसे सबसे पहले आता है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख सकते हैं नोट करके, सेम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर ऑर्डर की बात आएगी, ऑर्डर आपको क्या करना है? ऑर्डर अपोजिट रहेगा बिल्कुल किसका? ऑफ SN1। तो जो SN1 का ऑर्डर था उसका जस्ट अपोजिट। आप चाहे तो सेम सीक्वेंस में लिखो, बट जो ग्रेटर एंड स्मॉलर देन का साइन होता है उसको चेंज कर देना जैसा उसमें था। तो क्या लिखोगे? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किसके लिए? SN2 के लिए। तो ऑर्डर जो होता है इसकी, किसकी ऑर्डर? वो मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, यहाँ ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड की जो है, अराइल हैलाइड की क्या है यहाँ पे? SN1 का अपोजिट है। ऑर्डर होगा क्या? अपोजिट ऑफ SN1। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पे? रिएक्टिविटी ऑफ, आपको क्या लिखना है? हैलाइड्स। तो मैंने बता के रखा था कि हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है सेम होती है। पहले यहाँ पे आयोडाइड ही रहेगा, देन क्या रहेगा आपका? ब्रोमाइड, एंड देन क्लोराइड, एंड देन फ्लोराइड। देख सकते हो
बहुत रेयर में फ्लोरीन इन्वॉल्व होता है, बट ये लिख लो। फिर थर्ड क्या था वहाँ पे, जो भी था लिख लिया आपने। देखो थर्ड इसमें है कि जो SN2 है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्कि ग्रुप के। कहने का मतलब होता है कि अगर बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, जहाँ हैलोजन है ना उसके अराउंड में अगर है बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इस वजह से इन्वर्सली होता है, याद रखना है आपको। फोर्थ क्या है यहाँ पे, जो SN2 रिएक्शन होता है ऑल्सो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। ये भी किस पे होता है बच्चों, लो टेम्परेचर पे ही होता है। देखो जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको रिटर्न में हो सकता है कहीं मिल जाए, हो सकता है कहीं मिल जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश मेरी यही रहे कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे दूँ और आप उसे राइट कर लो जिससे आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। सो आप लिखो इन सबको। देखो फिफ्थ क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे SN2 रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, वो भी लो टेम्परेचर। फिफ्थ क्या होगा कि जो SN2 है जो आपके लिए बेहतर काम करेगा, SN2 रिएक्शन जो होता है ये होता है किसमें, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या एप्रोटिक बोल सकते हो। ये क्या है भाई, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, मतलब H+ जो नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में फेमस है DMSO, DMF, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, DMK। ये क्या है भाई, DMK कहाँ से आ गया, एटसेट्रा। तो देखो अगर इनमें से कोई भी सॉल्वेंट आपके रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वहाँ SN1 नहीं होगा, वहाँ SN2 होगा, याद रखना। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लो, देन आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन। तो देखो लिखा, चलो देखा, DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसे बोलते हैं DMSO। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है, दिस इज द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या इसमें प्रोटॉन रिलीज हो पाएगा, कहीं पोलर है, कहीं H+ है या कहीं H है जो पोलराइज हो सके, पोलर H तो है ही नहीं। DMF क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मामाइड। तो डाइमिथाइल जो फॉर्मामाइड है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा C+OH, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड लगा होता है N के साथ, क्योंकि अमाइड ग्रुप क्या होता है, अमाइड ग्रुप आपने पढ़ा होगा ना, जब N के साथ CO होता है तो दैट इज योर अमाइड। तो फॉर्मामाइड मतलब फॉर्मिल के साथ क्या है, अमाइड, तो फॉर्मामाइड है डाइमिथाइल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब एक और है DMK, गेस करो क्या हो सकता है, DMK, दिस इज नोन एज डाइमिथाइल कीटोन। अरे सर सीधा सीधा कीटोन बोल देते हैं, क्या है इसको गेस कर रहे हो, तो डाइमिथाइल कीटोन है। तो अभी तक जितने भी मैंने सॉल्वेंट दिखाया ये कोई भी H+ को देते नहीं है, इस वजह से इसे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं या एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि जो SN2 रिएक्शन होता है ना, नेक्स्ट जो भी है SN2 रिएक्शन
इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप्स, ये सिर्फ 1 स्टेप्स में होता है, शायद 6 या 7 था आपका, जो भी है। तो SN2 जो होता है ये सिर्फ 1 स्टेप्स में होता है, इसमें सिर्फ 1 स्टेप्स रिएक्शन है, 2 स्टेप्स नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर आपको इंटरमीडिएट दिखाने को मिलेगा कि किस तरीके से इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कैसे यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसे हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, या वो कह सकते हो एडक्ट फॉर्म करता है, जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे 8th। क्या लिखेंगे अब भाई कि यहाँ पे 8th नहीं सर 9 है, तो आप जो भी है नंबर डालते चलना, आपके लिए इजी होगा इसको करने में, समझ में आएगा। तो ये जो SN2 रिएक्शन है अगर 1 स्टेप से है तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्डर है, रिएक्शन ऑर्डर है क्या इसका, क्योंकि रिएक्शन ऑर्डर होना चाहिए 2, क्योंकि 2 मैंने स्टार्टिंग बता के रखा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेट डिपेंड्स करता है 2 रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर, हेंस ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा इज 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर एंड प्लस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, यानी जो रिएक्शन होगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। इसीलिए क्या होता है SN2 होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। तो याद रखना। रिएक्टिविटी तो बता ही दिया था कि यहाँ पे लो टेम्परेचर भी बता के रखा था। अब इसमें एक लास्ट है, इट गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट। अब गेस करो क्या देगा, क्योंकि याद रखना है आपको कि SN2 में हमेशा बैक साइड से अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसीलिए इट गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट, दैट्स योर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? इनवर्जन प्रोडक्ट देगा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते, रिमेंबर। तो जो भी मैंने आज कंडीशन आपको दिया है SN1 SN2 का, होप कि आप इसे लिखोगे और समझोगे। इसे अगर आप कर लेते हो तो इसके ऊपर मैं रिएक्शन दिखाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कंडीशन पहले बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सको, एंड देन इसके ऊपर मैं पहले स्टीरियो बताऊँगा, देन रिएक्शन स्टार्ट करूँगा। पहले स्टीरियो मूवी कौन सा, ऑप्टिकल वाला मैं पहले क्लियर करूँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए। तो लिख लो फटाफट, तो फिर हम अगले लेक्चर में स्टीरियो स्टार्ट कर लेते हैं।